हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही अमेजिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। तो ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल ये लिंची चू से होती है जो यहाँ ब्लाइंड डेट पर आई होती है और हमें बता रही होती है कि उसकी लिन फैमिली और किसी जो फैमिली के बीच में बिजनेस मैरिज फिक्स है, पर लिंची की सिस्टर अब्रॉड भाग गई शादी से बचने के लिए। तो अब उसके पेरेंट्स उसे फोर्स कर रहे हैं जो से शादी करने को। फिर इतने में हमारा मेल लीड जो यहाँ पर पहुंच जाता है जो कि लिंची का ब्लाइंडेड है। वो तुरंत ही उसे देखकर जाने लगता है तो वो उसका हाथ पकड़ के रोकती है और कहने लगती है कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को दिखाने के लिए थोड़ा मेरे साथ यहाँ बैठ जाओ ना, बस 5 मिनट बैठ लो, उसके बाद तुम उनसे जाकर कह देना कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आई तो तुम मेरे साथ मैरिज नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर फिर ये सुनकर जो देखता है कि लिंची के पेरेंट्स वहीं पर ही बैठकर उसे देख ही रहे होते हैं तो फिर वो बैठ जाता है और पूछता है कि यानी तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें मेरे साथ ब्लाइंडर पर भेजने के लिए फोर्स करें। फिर वो याद कर रही होती है और हमें फ्लैशबैक भी दिखाते हैं कि कैसे लिंची के डैड उसे कह रहे होते हैं कि उसे ब्लाइंडेड पर जाना पड़ेगा। वो उसे बताते हैं कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट की पोजीशन पर आ गई है और उसके जो ग्रैंडपा है उनकी हार्ट कंडीशन ठीक नहीं है तो उनकी ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है। तो अगर वो मिस्टर जो से शादी नहीं करेगी तो फिर उनको पैसों की मदद कैसे होगी। फिर जो को देखते हुए यहाँ लिंची ने टाइम पे नज़र रखी होती है। फिर वो उसे बता देती है कि 5 मिनट कंप्लीट हो गए, अब तुम जा सकते हो, तुम मेरे पेरेंट्स को बोल देना कि तुम्हें मैं पसंद नहीं आई हूँ। फिर ये सुनकर वो उठ कर जा ही रहा होता है कि तभी इतने में उसके पेरेंट्स पूछने लगते हैं कि मिस्टर जो आपको हमारी बेटी लिंची कैसी लगी। तो फिर वो जवाब में कहता है कि कोई बुरी नहीं है। तो लिंची शॉक हो जाती है कि वो उसकी जैसी सब्स्टिट्यूट के साथ शादी के लिए सेटिस्फाइड हो गया। फिर दोनों ही सिविल अफेयर्स ब्यूरो जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और लिंची हमें बताती है कि इस तरीके से उसका जो होने वाला ब्रदर इन लॉ था वो उसका हस्बैंड बन गया। पर फिर उनके वेडिंग वाले दिन ही उसने बिजनेस ट्रिप जाने का एक्सक्यूज करके 1 महीने के लिए गायब हो गया। और इस तरीके से 1 महीने में लिंची ने बस यही सोची कि वो उसके साथ बस नींद की कपल है। उसने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि उसे खुद उसकी हेल्प पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ जो लिंची की चीफ एडिटर होती है वो उसे काम देती है कि अब उसकी जिम्मेदारी है कि उसे मिस्टर जो की इंटरव्यू को फाइनल करना है। फिर लिंची की एक कलीग यहाँ पर उसे कहने लग जाती है कि सच में वो चीफ एडिटर के पागल हो गई है, तुम्हें मिस्टर जो से इंटरव्यू की रिक्वेस्ट मनवाने के लिए बोली है। और जबकि ये तो सब कोई जानता है कि वो मिस्टर जो आज तक कभी किसी को इंटरव्यू नहीं देता है और ऊपर से मिस्टर जो की इंटरव्यू की अपॉइंटमेंट फिक्स करवाना ऐसा होगा जैसे हिमालयाज पर एलिवेटर बिल्ड करना। और तुम मिस्टर जो को बिल्कुल नहीं जानती हो, वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान है और उसकी ज़बान ही तो बहुत तेज़ है, वो अपने एम्प्लॉयज़ पर भी गुस्सा करता रहता है। लास्ट टाइम एक एम्प्लॉय ने मिस्टर जो से पंगा लिया था और उसने उसकी बोलती बंद करवा दिया। इंची सोच रही होती है कि आखिर मैं कैसे जो को नहीं जानूंगी, वो मेरा न्यूली वेड हस्बैंड जो है। फिर वो अपने घर आ जाती है और इसी बारे में सोचकर अपसेट होती है कि शादी को तो वैसे 1 महीने हो गए लेकिन उसके बाद से तो वो जो से मिली ही नहीं, तो इंटरव्यू क्या खाक लेगी। लिंची यही सब सोच करके अपसेट होती है और तभी सामने जो को शर्टलेस देख लेती है और शॉक हो जाती है। फिर वो पीछे मुड़कर उसे कहने लगती है कि मिस्टर जो, सॉरी मुझे नहीं पता था कि आप अचानक से घर में आए होंगे। तो जो कहता है कि क्या तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड को भी मिस्टर कहकर बुलाती थी। तो फिर लिंची बताती है कि मेरा कोई एक्स बॉयफ्रेंड नहीं था। वो उससे पूछती है कि मैंने तुम्हारे सेक्रेटरी को तुम्हारे इंटरव्यू के लिए पूछी थी, क्या तुम्हें पता है। तो वो कहता है कि हाँ चलो बैठकर बात करते हैं। तो फिर यहाँ पर दोनों साथ बात करते हैं और लिंची उसे बताती है कि ये उसे अपनी मैगजीन कंपनी की तरफ से उसके इंटरव्यू को फाइनल करने का असाइनमेंट मिला है। तो जो से पूछ रहा होता है कि तुम इतनी अच्छी फैमिली की रिच यंग लेडी हो तो आखिर तुम्हें ऐसे कंपनी में इंटर्न की जॉब क्यों करना पड़ रहा है, क्या तुम गेम खेल रही हो या फिर लाइफ एक्सपीरियंस कर रही हो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जो लिंची के डैड हैं वो उसे बिल्कुल भी पैसा नहीं देते, उल्टा अपनी जो बेटी अब्रॉड में चली गई है बस उसे ही पैसे देते रहते हैं और लिंची से कह देते हैं कि उनकी कंपनी की सिचुएशन ठीक नहीं है तो उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसे भी देंगे, तो वो चुपचाप बस एक्स्ट्रा जॉब करे और पैसे कमाए खुद को संभालने के लिए। वो सब याद करके वो कहती है कि मैं सच में अच्छे से काम करना चाहती हूँ। जो पूछता है कि तुम किस हक से मुझे इंटरव्यू के लिए पूछ रही हो, अपनी कंपनी के रिपोर्टर होने के नाते या फिर मेरी वाइफ होने के नाते। तो वो पूछती है कि क्या इसमें डिफरेंस है। जो कहता है कि हाँ, अगर तुम ऐसे ही कोई नॉर्मल इंटर्न की तरह पूछ रही हो तो ऑफ कोर्स है कि मैं इंटरव्यू के लिए मना ही करूँगा, लेकिन हाँ अगर तुम मेरी वाइफ बन के मुझे इंटरव्यू के लिए पूछ रही हो तो मैं मान जाऊँगा, क्योंकि मैं अपनी वाइफ के लिए तो इतना कर ही सकता हूँ लेकिन एक कोई भी इंटर्न के लिए थोड़ी ना।
फिर लिंची बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि फिर मैं वापस से सेक्रेटरी से इस बारे में बात कर लूँगी, और वो उसे थैंक यू जो बोलने लग जाती है। जो कहता है कि मुझे तुमसे एक और क्वेश्चन करना था कि तुमने अपने सारे सामान दूसरे रूम में शिफ्ट कर लियो, तो क्या तुम उसे मेरे रूम में शिफ्ट नहीं करवाओगी? तुम क्या मेरे से सेपरेट रूम में रहना चाहती हो? तो कहती है कि क्या तुम नहीं चाहते? तो वो कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मेरे पास कोई छुपी हुई बीमारियां नहीं है, मैं तो अपनी वाइफ के साथ शादी करके उसके साथ नॉर्मल लाइफ बिताना चाहता हूँ। तो फिर वो कहती है कि फिर मेरा भी कोई अलग रहने का इरादा नहीं है, मैं थोड़ी देर में अपने सारे सामान मास्टर बेडरूम में शिफ्ट कर दूंगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि लिंच यहाँ शावर लेकर बाहर आती है और देखती है कि जो अभी तक रूम में नहीं आया। तो वो सोचती है कि यानी वो अभी भी ओवर टाइम वर्क कर रहा है। फिर लिंची अपनी कंपनी वाली फ्रेंड से कॉल पे स्पीकर करके बात कर रही होती है। उसे वो बता देती है कि जिस हस्बैंड से उसने शादी की थी और वो चला गया था, वो अब फाइनली उसके साथ रहने के लिए आ गया। तो फिर उसकी फ्रेंड कह रही होती है कि फिर तो तुम्हें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, उसे मेल मॉडल की तरह ट्रीट कर लो, या फिर तुम आज उसके साथ फोर्सली नाइट स्पेंड कर लो। तभी इतने में यहाँ पर जोया होता है और वो ये सब सुनने लग जाता है, और जैसे ही लिंची उसे देखती है तो वो जल्दी से अपनी फ्रेंड का कॉल कट करती है और जो से कहने लग जाती है कि तुम कुछ गलत मत समझना, मेरी फ्रेंड नॉनसेंस बातें कर रही थी लेकिन उसका कुछ गलत इरादा नहीं था। तो कहता है कि लेकिन तुम्हारी फ्रेंड मेरे बारे में क्या क्या बोल रही थी, और उसे तो तुमने बताई नहीं होगी कि ब्लाइंड डेट पर तुम मुझे मना रही थी कि मैं 5 मिनट तुम्हारे साथ बैठ जाऊँ तुम्हारे पेरेंट्स को दिखाने के लिए। तो लिंची फिर कुछ नहीं कह पाती है और जो से कहता है कि तुम्हारी ड्रेस सही नहीं है, और वो चला जाता है। तो फिर वो जल्दी से सही करती है। फिर जो जब रूम में आ रहा होता है तो देखता है कि लिंची बहुत ही ज़्यादा नर्वस लेटी हुई है। तो वो समझ जाता है कि क्या वो मुझे चोर की तरह समझ रही है। फिर वो लेट कर यहाँ लाइट बंद कर रहा होता है और उसे कहने लगता है कि डरो मत, मेरा कोई फोर्स लव का इरादा नहीं है, तो तुम आराम से सो सकती हो। तो फिर लिंची फिर दूसरी तरफ फेस करके सो जाती है। फिर जब लिंची कंपनी आती है तो यहाँ पर उसकी चीफ एडिटर उसे पूछने आई होती है कि उसने अभी तक इंटरव्यू की रिक्वेस्ट मनवा पाई कि नहीं। वो मन में सोचती है कि अभी तो जो की तरफ से कुछ भी फाइनल नहीं हो पाया। तो फिर वो कहती है कि मैंने बात करी हूँ लेकिन अभी फाइनल रिप्लाई नहीं आया है। तो इस बात पर उसकी चीफ एडिटर चिल्लाने लग जाती है कि वो आखिर किस तरीके से काम कर रही है। वो कह देती है कि अगर तुम्हें ठीक से काम करना नहीं आ रहा है तो इस काम को दूसरे को दो और निकलो कंपनी से। लिंची कहती है कि बस थोड़ा सा टाइम और मैं कर लूँगी। तो फिर वो चीफ एडिटर उसे धमकी देकर जाती है कि इस पर उसके रिजल्ट तय हैं, तो फिर वो अच्छे से करे और अपना चली जाती है। रिजो का सेक्रेटरी उसे बता रहा होता है कि मैडम ने मुझे फिर से कांटेक्ट करी। तो फिर वो कह देता है कि उसे मेरे से डायरेक्ट बात करने बोलो। तो फिर ऐसा बोलने के बाद जो को यहाँ पर लिंची की कॉल आ जाती है। कॉल पर वो पूछता है कि कौन है। तो फिर वो अपना नाम बताती है। जो कहता है कि तुमने सही टाइम पे कॉल करी हो, मुझे तुम्हें बताना था कि आज तुम मेरे साथ मेरे पेरेंट्स के घर पे चलोगी। तो लिंची हाँ बोलती है और फिर वो उसे इंटरव्यू के बारे में पूछने जा रही होती है कि तभी इतने में वो कॉल कट कर चुका होता है। लिंची को गुस्सा आती है कि कितना अनोइंग बंदा है, उसे पता था मैं इंटरव्यू के बारे में पूछूंगी फिर भी कॉल कट कर दिया। और फिर जो और लिंची दोनों साथ मिलकर यहाँ पर जो के घर पे आ जाते हैं और जो की मॉम इन दोनों का वेलकम करते हुए लिंची को स्लीपर पहनने को देती है और बताती है कि ये उन्होंने कस्टम मेड उसके लिए बनवाई है स्पेशली, और उनके घर में ऐसे कपल वाले स्लीपर पहने जाते हैं। तो वो लिंची से पूछ रही होती है कि क्या तुम्हें पसंद आए, तो नहीं तो फिर मैं इसे चेंज करवा दूंगी। तो लिंची अपने घर का हाल याद करने लग जाती है कि वहाँ पर उसकी मॉम तो उसकी ज़रा सी भी केयर नहीं करती थी। तो स्लीपर तो दूर की बात है, उसे कोई भी ऐसी रखे वाले स्लीपर उसको पहनने को देती थी। उसको ये भी मना कर रही थी कि उसके सिस्टर के रूम में वो ना जाए क्योंकि उसकी सिस्टर को पसंद नहीं। लिंची फिर जो की मॉम को बताती है कि उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और वो उन्हें थैंक यू आंटी बोलती है। तो जो की मॉम शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम मुझे क्या बोल रही हो। तो फिर लिंची जो की तरफ देखने लग जाती है और फिर उसकी मॉम को थैंक यू मॉम कहकर बुलाती है। तो मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये हुई ना बात। वो कहती है कि चलो जल्दी से खाना खाने को, आज तुम दोनों आने वाले हो इसलिए जो के डैड ने आज बहुत अच्छे अच्छे खाने बनाए। वे लोग जब खाने के लिए बैठते हैं तो जो और उसकी मॉम दोनों यहाँ पर लिंची को बहुत सारे खाने सर्व करने लग जाते हैं। तो ये देखकर भी वो याद कर रही होती है कि कैसे उसके घर में तो उसके मॉम डैड सिर्फ उसके सिस्टर को ही खाने देने में लगे रहते थे और वो बेचारी अकेली खा रही होती थी, और लिंची के घर में तो उसके मॉम डैड हमेशा झगड़ा भी किया करते थे। तो वो यही सब सोच रही होती है कि यहाँ पर तो बिना आर्ग्यूमेंट के ये फैमिली एक साथ कितनी खुश है और साथ ही में मैचिंग चीज़ें भी पहनती है, ये लोग कितने अच्छे लोग हैं। फिर यहाँ पर जो की मॉम उससे पूछने लग जाती है कि क्या हुआ, तुम खाना नहीं खा रही हो। वो कहती है कि क्या जो ने तुम्हें बुली किया है? देखो अगर ऐसी बात है ना तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम्हारे लिए इससे सबक सिखाऊंगी। तो जो कहता है कि मॉम मैं आपका बेटा हूँ भी कि नहीं, आखिर आप मेरे बारे में कैसे बोल रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप तो हमारा डिवोर्स करवाना चाह रही हैं। तो उसकी मम कह देती है कि अगर डिवोर्स हुआ भी ना तो तुम्हें ही डंप किया जाएगा।
जो कहता है कि डैड मॉम को देख लो, मॉम कैसे मेरे बारे में बोल रही है। तो फिर उसके डैड कह देते हैं कि मैं कंट्रोल नहीं कर सकता तुम्हारी मॉम को। तो लिंची कहती है कि मॉम ये मुझे कभी बुली नहीं करता है, बल्कि उल्टा मेरा अच्छे से ख्याल रखता है। तो जो यहाँ पर उसे खाना देते हुए कहता है कि कितना अच्छे से। तो फिर लिंची उसकी मॉम और डैड को बता रही होती है कि अभी पिछली बार ही उसके कंपनी में उसकी चीफ एडिटर ने जानबूझ के उसे एक मुश्किल टास्क दी, जो का इंटरव्यू लाने का, क्योंकि जो किसी को भी अपना इंटरव्यू नहीं देता है, लेकिन सिर्फ वो मेरे लिए मान गया। तो जो तो ये सुनकर खुश हो जाता है कि ये तो कितनी ज़्यादा स्मार्ट है। फिर यहाँ पर उसकी मॉम भी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो बहुत अच्छी बात हुई। वो बताने लगती है कि इससे पहले मैंने अपने एक फ्रेंड की बेटे के लिए इसके इंटरव्यू की बात की थी, पर इसने अपनी मॉम को तक मना कर दिया था, लेकिन चलो अपनी वाइफ की तो सुनता है। तभी यहाँ पर जो लिंची की क्लोज आ जाता है और कहता है कि वाइफ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, क्या कुछ ज़्यादा ही मूव्ड हो गई हो। तो कहती है कि तुम चुपचाप खाना खाओ। तभी यहाँ पर जो की मॉम लिंची के हाथ में देख लेती है कि उसने रिंग नहीं पहनी है, तो वो पूछने लग जाती है। तो लिंची सोचती है कि मैंने आज सोची ही नहीं थी कि आज मैं जो के घर पे आऊँगी, नहीं तो मैं घर से निकलने से पहले ही वेडिंग रिंग पहन लेती। तभी यहाँ पर जो तुरंत ही उसका साइड लेता है और अपनी मॉम को बताने लगता है कि उसकी जो वेडिंग रिंग है वो थोड़ी सी ज़्यादा स्टाइलिश है, जो कि रोज़ के काम में ठीक नहीं है, तो इसलिए ही अभी उसके हाथ में नहीं है। तो यहाँ पर फिर लिंची भी कहने लगती है कि हाँ, असल में मैं काम वाले दिन नहीं पहनती हूँ और जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन मैं याद से पहनती हूँ। तो जो की मोम कहती है कि ठीक है फिर, और वो उसे और अच्छे से खाना खाने बोल रही होती है। फिर डिनर के बाद जब दोनों यहाँ से निकलते हैं और लिंची जो से कहने लग जाती है कि फिर क्या मैं इंटरव्यू के लिए तुम्हारे सेक्रेटरी के साथ फाइनल कर सकती हूँ। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स कर सकती हो, और वैसे भी अरेंजमेंट्स तो पहले से हो गए ना। फिर वो तो बहुत ही खुश होकर उसे थैंक यू बोलने लगती है और कहती है कि मैं बहुत ही एक्साइटेड हो गई थी। फिर लिंची को कंपनी में जो कि सेक्रेटरी का मैसेज आ जाता है कि इंटरव्यू का टाइम अब फाइनल हो चुका है। तो फिर वो बहुत ही खुश होकर इंटरव्यू के क्वेश्चंस वाले डॉक्यूमेंट को अपनी चीफ एडिटर को देने लग जाती है और बताती है कि उसने जो के साथ इंटरव्यू फाइनल करवा ली है। तो उसकी चीफ एडिटर ये सारे पेपर्स को फेंक देती है और कहती है कि कोई महान काम नहीं करी हो, और वैसे भी इसे मुझे डायरेक्ट ईमेल करना चाहिए था, ऐसे पेपर्स क्या दे रही हो, और उसे फेंक देती है और फिर वो सीधा अपने ऑफिस में चली जाती है। तो यहाँ पर लिंची के जो दोनों फ्रेंड हैं वो तुरंत ही उसका पेपर्स उठाने में मदद करते हैं और उसका फ्रेंड हान भी पूछता है कि आखिर चीफ एडिटर तुम पर इतना क्यों गुस्सा करी थी। तो लिंची की फ्रेंड बताती है कि और क्यों करेगी, एक तो मिस्टर जो का इंटरव्यू फाइनल करवाना उसका काम था, लेकिन उसने जानबूझ के लिंची के ऊपर डाल दी इसे परेशान करने के लिए। और जब इसने इंटरव्यू फाइनल करवा ली तो उसे जेलसी हो गई कि वो इसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं थोप पाई, इसलिए ही अपना सारा भड़ास निकाल रही थी। फिर लिंची रात में डिनर करते हुए जब इस बारे में जो को बता देती है तो वो कहता है कि यानी तुम्हें अपने वर्क प्लेस पर ऐसे बुली किया जा रहा है। तो फिर वो कहती है कि इतना भी नहीं, इससे बुली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वो हम इंटर्न्स के ऊपर ब्लेम डालना चाहती थी, लेकिन अच्छा हुआ तुम इंटरव्यू के लिए मान गए और मैं अपनी जॉब खो देने से बच गई। वो कहता है कि अगली बार अगर तुम्हें ऐसे बुली किया जाए तो मुझे बताना, मैं बहुत सारे लॉयर्स को बोलकर तुम्हारी कंपनी पे केस करवा दूंगा। तो लिंची सोचती है कि ये तो ऐसे बोल रहा है जैसे ये सारे काम करने में ये बहुत ही एक्सपीरियंस है, सच में बहुत ही स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन है। तो फिर वो कहने लगता है कि अब तुम मुझसे डरती नहीं हो। तो वो कहती है कि मैं क्यों डरूंगी। तो फिर जो बताता है कि वैसे तुम डरते हुए बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हो। तो वो कहती है कि तुम भी जब कुछ नहीं बोलते हो ना तो ज़्यादा क्यूट लगते हो। जो पूछता है कि तुमने कुछ बोली। तो लिंची कहती है कि नहीं तो वैसे मेरा खाना खाकर हो गया, और फिर वो अपने रूम में चली जाती है। और यहाँ पर जो अपने सेक्रेटरी को कॉल करके उसे पता लगाने के लिए बोलता है कि लिंची की उसकी कंपनी में क्या सिचुएशन चल रही है। फिर वो जब यहाँ सोने के लिए रूम में आता है और फिर जब वो लाइट बंद कर रहा होता है तो देख रहा होता है कि लिंची आज भी कितनी नर्वस फील कर रही है। वो कहती है कि अगर वो चाहता है तो वो उसके साथ कॉपरेट करेगी। वो उसे टीज करने लगता है कि क्या तुम मुझे मॉडल की तरह समझ रही हो। वो याद करती है कि उसकी फ्रेंड ने जो बोली थी इसने सुन लिया था, तो इसलिए वो बदला ले रहा है ऐसा बोल के। तो उसे कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा दूर मत हो कि नीचे गिर जाओ, इसलिए तुम अच्छे से लेट सकती हो, मैं कोई इतना भी डरावना नहीं हूँ। नेक्स्ट डे जो का सेक्रेटरी उसे इस बारे में बताता है कि मैडम ने मुझे मैसेज करी थी और उन्होंने बताया कि आज उन्हें पिक करने जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ओवर टाइम वर्क करने वाली है। जो पूछता है कि उसने तुम्हें वीचेट पर ऐड कर लिए। तो सेक्रेटरी बताता है कि हाँ, उन्होंने कहा है कि अगर कुछ भी काम पड़ा तो फिर वो ऐसे मुझसे बात कर पाएंगी। वो अपसेट हो जाता है कि उसने मुझे वीचेट पर नहीं ऐड करी। फिर इतने में वो रिंची का मैसेज देखता है जिसमें उसने लिखी होती है कि आज वो उसे पिक करने ना आए, वो खुद घर चली जाएगी। तो फिर वो उसे मैसेज करता है कि मैं ऑलरेडी तुम्हारे ऑफिस के बाहर इंतज़ार कर रहा हूँ, तो तुम डायरेक्टली आकर मुझसे मिलो। दूसरी तरफ लिंची तो अपनी कंपनी में अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ इंस्टेंट नूडल्स खा रही होती है ताकि वो लोग फिर से अभी काम कंटिन्यू रखेंगे।
और यहाँ पर वो मैसेज देखती ही नहीं है। बेचारा ज़ोया यहाँ इंतज़ार करता रह जाता है कि मेरी न्यूली वाइड वाइफ को अपने न्यूली वेड हस्बैंड का कोई ख्याल ही नहीं है। लिंची की फ्रेंड उससे उसके हस्बैंड के बारे में पूछ रही होती है कि क्या वो उसे बुली करता है। तो लिंची बताती है कि बिल्कुल नहीं, उल्टा मैंने सोची थी कि वो मेरे डैड की तरह ओल्ड फैशन होगा, पर वो तो बहुत ही अच्छा निकला। दूसरी तरफ जो तो यहाँ कंटिन्यूसली लिंची का इंतज़ार करता रह जाता है। फिर यहाँ फाइनली जब लिंची अपना काम कंप्लीट करती है, अभी वो जैसे ही अपना फ़ोन देख खाने को स्नैक्स देता है और कहता है कि तुम आराम से खा लो, तो फिर वो उसे थैंक यू बोलती है। जो से कहता है कि क्या तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत है? हस्बैंड वाइफ में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, और तुम मुझे इतनी छोटी सी चीज़ के लिए थैंक यू बोल रही हो। तुम्हें लगता है मेरे पास इतना टाइम है मैं किसी भी लड़की के लिए इतना सब करूँगा? बिल्कुल भी नहीं, पर लगता है तुम मुझे ज़रूर आउटसाइडर की तरह ट्रीट करी हो। तो लिंची कहती है कि मैं आपसे हमारे रिलेशन को और क्लोज करने की कोशिश करूँगी, असल में मुझे आदत है सभी से डिस्टेंट रहने का। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, तो पहले इस चीज़ से शुरू करते हैं कि तुम मुझे थैंक यू बोलना बंद करो। फिर इतने में लिंची उससे पूछती है कि क्या तुम सच में कल इंटरव्यू के लिए आओगे ना? तो फिर वो कहता है कि क्या मेरे मुंह पे डबल फेस लिखा हुआ है? ऑफ कोर्स, जो मैंने प्रॉमिस किया हूँ वो मैं पूरा करूँगा और मैं टाइम पर आ जाऊँगा। तो लिंची खुश होती है। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी कंपनी में सारी टीम के साथ इंटरव्यू की तैयारियाँ कर रही होती है, और आज उसे बहुत ज़्यादा खांसी वगैरह भी आ रही होती है बुखार की वजह से। तभी उसकी चीफ एडिटर कह देती है कि आज कुछ भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। फिर यहाँ पर लिंची का फ्रेंड हानो से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें ठीक नहीं फील हो रहा तो तुम घर चली जाओ, हम लोग संभाल लेंगे। तो कहती है कि नहीं नहीं, पहले इंटरव्यू हो जाए फिर जाती हूँ। फिर यहाँ पे डायरेक्टर आकर लिंची की चीफ एडिटर को डांट रही होती है कि 10 बज गए हैं, अभी तक यहाँ पर मिस्टर जो पहुँचा क्यों नहीं है। तो फिर वो कहती है कि असल में मैंने ये काम लिंची को दी थी। वो लिंची को पूछने लग जाती है कि मिस्टर जो कहाँ पर है। दूसरी ओर हम जो को देखते हैं जो कि यहाँ ट्रैफिक में फंस गया होता है और अपने सेक्रेटरी से पूछता है कि पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो वो बताता है कि बस 800 मीटर की दूरी पर है। जो को याद आ रहा होता है कि लिंची ने उसे बोली थी कि उसके लिए ये इंटरव्यू कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो तुरंत ही फिर टाइम देखकर यहाँ से ऐसे ही भाग कर जाने के लिए निकल जाता है, और उसका सेक्रेटरी ये देखकर शॉक होता है कि बॉस अपनी वाइफ के लिए कितने ज़्यादा पंक्चुअल है। एक तरफ लिंची यहाँ पे टाइम देखकर कह रही होती है कि अभी भी 3 मिनट है, मुझे लगता है कि मिस्टर जो अभी पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर वो लोग उसे डांट रहे होते हैं। लिंची की चीफ एडिटर तो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगती है कि वो झूठा नाटक कर रही है, आखिर वो कहाँ से मिस्टर जो का इंटरव्यू फाइनल करवा पाएगी। तो यहाँ पर उसके ऊपर सारे ब्लेम डालते हुए उसे कह देती है कि वो और उनका टाइम ना वेस्ट करे, और उसे यहाँ धक्का दे देती है। तो लिंची गिरने लगती है, तो यहाँ पर जो जल्दी से उसे बचा लेता है। सभी ये देखते रह जाते हैं। फिर ये डायरेक्टर और चीफ एडिटर जल्दी से जो से अच्छे से बात करने लग जाते हैं। लिंची जो को इशारा करती है कि वो मान जाए और गुस्सा ना करे। फिर यहाँ पर इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है, और चीफ एडिटर यहाँ पर इंटरव्यू के उससे क्वेश्चंस पूछ रही होती है। और यहाँ पर जो तो लिंची को नोटिस कर रहा होता है कि उसे खांसी आ रही है, तो वो तुरंत ही उसे मैसेज करने लग जाता है कि क्या आज वो बीमार लग रही है। तो फिर वो कहती है कि फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, बस अभी मैं मेडिसिन ले लूँगी। तो जो अपने सेक्रेटरी को मैसेज करने लग जाता है मेडिसिन के लिए, और वो जो इंटरव्यू के आंसर्स हैं वो सिर्फ एक ही वर्ड में दे रहा होता है। और वो चीफ एडिटर को गुस्सा आ रही होती है कि वो जितने भी क्वेश्चंस पूछ रही है सबके वो एक ही वर्ड का आंसर दे रहा है। वो कंट्रोल कर रही होती है, और फिर कहती है कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आपने वेडिंग रिंग पहने हुए है, तो क्या आपकी शादी हो चुकी है? तो फिर यहाँ पर जो एडमिट करता है कि हाँ मेरी शादी हो गई है और मेरी वाइफ यहीं पर ही प्रेजेंट है। तो ये सारे लोग शॉक हो जाते हैं, और यहाँ पर लिंची तो नर्वस फील कर रही होती है कि सभी को पता ना लग जाए। और तभी यहाँ जो के पास उसकी कोई चाइल्डहुड फ्रेंड लूसी आई होती है, और वो कहने लगती है कि ऐसे ही तुम अगर इंटरव्यू के लिए अपना फेस मीडिया को और दिखाया करोगे तो कंपनी के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर फिर चीफ एडिटर सोचने लगती है कि पक्का मिस्टर जो ने अपनी इस वाइफ के लिए ही इंटरव्यू के लिए माने होंगे। और लिंची इस लड़की को देखकर सोच रही होती है कि लगता है जो इस लड़की से बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। फिर यहाँ पर वो लड़की जब जो के टाई को हाथ लगाने जा रही होती है तो वो दूर हो जाता है, और तभी लिंची का फ्रेंड हाना आकर उसे गर्म पानी के लिए पूछ रहा होता है। और लिंची की फ्रेंड उसे कहने लग जाती है कि लगता है ये जो मिस लूसी आई है वो मिस्टर जो की वाइफ होगी। तभी तो मिस्टर जो कह रहे थे कि उनकी वाइफ यहीं पर ही है। यहाँ पर लूसी जो से कह रही होती है कि वो उसे यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए आई थी। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें खुद आने की ज़रूरत नहीं थी। वो उसे बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है, और लूसी से परेशान कर रही होती है। और जो तो देखने में लगा होता है कि लिंची के पास उसका कलीग हानो से पानी दे रहा होता है। तो यहाँ पर जो आकर उसका पानी उसे देने से मना करता है, और उसे यहाँ मेडिसिन दे रहा होता है, और कहने लगता है कि अगर गर्म पानी से ऐसे ही काम हो जाता ना तो डॉक्टर और मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती।
और जो का सेक्रेटरी तो उस हान को पकड़ के लेकर जाता है ताकि वो इन लोग के बीच में उन लोग को डिस्टर्ब ना करे। जो यहाँ पर लिंची से कह देता है कि तुम अपने काम से छुट्टी ले लो, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलूंगा। तो वो कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पर्सनली छुट्टी ले लेता हूँ। तो वो मान जाती है कि नहीं नहीं, मैं खुद ही लेती हूँ। तो जो बताता है कि ठीक है, फिर मैं पार्किंग लॉट में तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर लिंची यहाँ अपना मुँह छुपाते हुए जल्दी से उसकी कार में आके बैठती है। तो वो कहता है कि क्या तुमने अपने कंपनी से कोई चीज़ चुराई हो जो मुँह छुपा के आ रही हो। लिंची कहती है कि ये मेरी कंपनी है, तो अगर मेरे कलीग्स देख लेंगे तो अच्छा नहीं है। जो कहता है कि सच में तुम बहुत ही कमाल की लड़की हो, यहाँ पर तुम्हें इतना ज़्यादा फीवर है और ऐसे में तुम काम करने में लगी हुई थी। वो सीट बेल्ट लगाने लग जाता है। तो लिंची बहुत ही नर्वस होती है और कहती है कि मैं खुद लगा लूँगी। वो उसे सॉरी कहने लग जाती है कि उसकी बीमारी की वजह से उसका इतना टाइम जा रहा है और अब वो उसे हॉस्पिटल लेके जाने वाला है। तो जो कहता है कि तुम फिर मेरे साथ पोलाइट हो रही हो। तो कहती है कि मैंने थैंक यू थोड़ी ना बोली। लिंची उससे पूछने लग जाती है कि उसने सभी के सामने ये क्यों बता दिया कि उसकी वाइफ वहीं पर ही प्रेजेंट है। वो कहता है कि आखिर मैंने कौन सा झूठ बोला हूँ। सो कह रहा होता है कि आखिर क्या तुम मेरे साथ शादी के बारे में सभी को बताने से एम्बेरस फील कर रही हो। तो वो कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा मैं सोचती हूँ कि शायद तुम समझते होंगे कि मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूँ। तो जो से समझाता है कि अगर ऐसी बात होती तो मैं शुरू से ही एक बेटर फैमिली बैकग्राउंड वाली लड़की से शादी करता ना। तो लिंची कहती है कि ठीक है, मैं समझ गई। तो जो फिर स्माइल करता है और उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। और फिर जोया हॉस्पिटल में लिंची का ख्याल रखने के लिए रुका हुआ होता है। तो फिर वो कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो तुम्हारे काम में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिर वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, अगर मेरे ना रहने पर उन लोगों से इतना काम नहीं होता है तो फिर उन्हें तो रिज़ाइन कर देना चाहिए ना। और फिर वो उसे अपने कोट से कवर करके बैठ जाता है। फिर इतने में लिंची को उसके कलीग खान का कॉल आया होता है और वो पूछ रहा होता है कि तुम हॉस्पिटल गई कि नहीं, या मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेके चलूँ साथ में। तो कहती है कि फिक्र मत करो, मेरे साथ एक फ्रेंड है। फिर वो कॉल रख देता है और यहाँ पर फ्रेंड सुनकर जो लिंची की तरफ देख रहा होता है। तो वो कहने लगती है कि आखिर तुम मेरी कॉल की बातें क्यों सुन रहे थे। तो कहता है कि तुम मेरे बाजू में बैठी हो तो क्या मुझे सुनाई नहीं देगा, और वैसे उस मेल कलीग को तुम्हारी बड़ी फिक्र हो रही है। तो लिंची कहती है कि वो बस मेरा फ्रेंड है। तो ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता था कि हम दोनों भी फ्रेंड्स हैं। तो कहती है कि अच्छा, तो तुम सोने का नाटक करके मेरी कॉल की सारी बातें कान लगा के सुन रहे थे। तो कहता है कि अगर तुम मुझे ऐसा बोल रही हो तो फिर अगर हम फ्रेंड्स हैं तो तुम रोज़ अपने फ्रेंड के बेड पर सोती हो और झूठा सोने का नाटक करती हो। तो फिर वो गुस्सा होती है और इसके बाद जब ये लोग घर आते हैं तो लिंची को यहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आ जाती है। तो वो जल्दी जल्दी से शूज़ उतार के अपना चली जाती है कॉल पर बात करने। और यहाँ पर जो उसके शूज़ को भी फिर अच्छे से रख देता है। लिंची अपनी ग्रैंड माँ और ग्रैंड पा से कॉल पर बात करती है और उनसे कह रही है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो उन लोग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि उसके डैड ने उसकी ऐसी किसी भी बंदे के साथ फोर्स मैरिज करवा दी है। तो फिर वो कहती है कि आप लोग गुस्सा मत हो, वैसे भी वो मेरे साथ बहुत ही अच्छे से और वो कभी मुझे बुली नहीं करता। फिर अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात करने के बाद लिंची जब यहाँ से जाने के लिए उठती है तो देखती है कि जो साइड में ही खड़ा है। तो वो कहती है कि फिर तुम कान लगा के मेरी बातें सुन रहे थे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ ओपनली खड़ा हूँ और तुम वहाँ छुप कर बातें कर रही थी, तो आखिर इसमें मेरी क्या गलती है। तो फिर वो कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें सुनने नहीं दूंगी। फिर रात में जोया लिंची के लिए मेडिसिन लेकर आता है और उसे जगाने लगता है कि मेडिसिन ले लो फिर सो जाओ। तो लिंची फिर उसकी बात सुनकर थोड़ा सा उठती है और मेडिसिन पी लेती है। फिर जो जैसे ही लेटता है तो यहाँ लिंची नींद में उसे हक करके सोने लग जाती है। और वो सोचता है कि जब वो रोज़ ठीक रहती है तो उससे दूर रहती है और आज बीमार है तो वो खुद ही उसे हक करके सो रही है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब लिंची की नींद खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसने जो कैसे हक करी है। वो उसे दूर होने जा रही होती है तो जो से रोकता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम अपने फ्रेंड को हक करके सो रही थी तो तुम्हें एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहिए। तो लिंची कहती है कि ये बस एक्सीडेंट था। फिर इतने में वो जल्दी से उसके सर पे हाथ रख के फीवर चेक करता है और कहता है कि आज तुम्हें घर पे रह के रेस्ट करना चाहिए, अभी भी तुम्हारा फीवर है। फिर वो अपना चला जाता है और यहाँ पर लिंची फिर अपनी मॉम का कॉल उठाती है। उसकी मॉम उससे पूछ रही होती है कि तुमने आखिर मेरे इतने सारे मैसेज का रिप्लाई नहीं दी। तो फिर लिंची बताती है कि मैं काम में काफ़ी बिजी थी तो इसलिए मैंने मैसेज नहीं देखी। तो उसकी मॉम पूछने लगती है कि उसकी और जो की शादी को टाइम हो गया है और वो लोग अभी तक घर पे डिनर पे नहीं आए। तो लिंची कहती है कि मैं पूछूंगी, अगर उसके पास टाइम होगा तो बताती हूँ। फिर इतने में जो से यहाँ पर पानी देने आया होता है। तो लिंची फिर उसे इसके बारे में पूछने लगती है कि उसकी फैमिली ने उसे डिनर पे बुलाया, तो अगर उसके पास टाइम ना हो तो वो मना कर सकती है। पर यहाँ पर वो बोल देता है कि नहीं, मेरे पास टाइम है। फिर जो और लिंची दोनों लिंची के मॉम डैड के घर पहुँचते हैं और यहाँ पर जो को
लोग बहुत ही अच्छे से वेलकम कर रहे होते हैं और लिंची से तो कोई ख़ास बातें भी नहीं करते। तो जो को ये बुरा लगता है कि वो लोगों ने लिंची का निकनेम भी नहीं लिए। यहाँ पर लिंची की मोमो से रोकती है बाहर बात करने के लिए और उसे पूछती है कि तुमने मेरा मैसेज देखी थी कि नहीं, आखिर तुम लोग बेबी का कब प्लान कर रहे हो। तो लिंची कह देती है कि अभी वो अपने वर्क को पहले रखना चाह रही है और शादी का डिसीजन तो वो नहीं ले पाई, लेकिन बच्चे वो खुद डिसाइड करेगी। फिर वो अंदर आती है तो यहाँ पर से अच्छे से चेयर निकाल कर देता है बैठने के लिए और उसे उसके निकनेम से बुला रहा होता है। तो लिंची सोचती है कि अच्छा, तो लास्ट टाइम इसने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से बातें करते हुए सुन लिया था तो इसे पता लग गया। लिंची के डैड को अब जाकर लिंची के निकनेम के बारे में याद आता है तो वो सॉरी कहते हैं कि मेरी मेमोरी सच में बहुत ख़राब है। तो फिर यहाँ पर जोन से कहता है कि हाँ, सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर लिंची के टेस्ट का तो कोई खाना भी नहीं बना है। आप लोग को क्या पता नहीं है कि लिंची को तीखा खाना नहीं पसंद है। तो फिर डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पसंद है, तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। वो कहते हैं कि ज़रूर ये सब इस वजह से हो गया है क्योंकि ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास पली बड़ी है और हम लोग तो हमेशा काम में बिजी रहते थे, तो इसने हमें कभी इतना ये सब बताई नहीं। तो जो कहता है कि हाँ, आप लोग बड़े बिजी रहते थे, तभी तो आप लोगों ने अपनी बड़ी बेटी की तो केयर कर ली है, लेकिन अपनी छोटी बेटी की तो कोई पड़ी ही नहीं आप लोग को। यहाँ पर लिंची जब बीमार थी तो आप लोग को उसके बारे में भी नहीं पता था और आप लोग को अपनी बड़ी सी महान कंपनी संभालने के लिए टाइम हो गया है ना। तो यहाँ पर लिंची जो के ऊपर हाथ रख रही होती है कि वो थोड़ा शांत हो जाए, पर यहाँ पर वो नहीं मानता और कहता है कि तुम्हारी पसंद की यहाँ पर एक डिश भी नहीं है, तो इससे अच्छा है कि तुम मेरे पेरेंट्स के घर पे चलो। कम से कम मेरे पेरेंट्स तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से ट्रीट करेंगे। फिर दोनों बाहर आते हैं और यहाँ पर जो लिंची से कहने लग जाता है कि क्या वो एकदम संत बन गई है जो उसे इन लोगों के ऊपर गुस्सा नहीं आ रहा है। तो फिर वो काफ़ी शॉक होती है कि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि कोई उसके लिए इतनी ज़्यादा केयर करेगा। वो उसे बताती है कि उसने ऑलरेडी अपनी इस फैमिली के बारे में सोचना छोड़ चुकी है, जो उससे कभी प्यार ही नहीं करते, इसलिए उसे अब गुस्सा भी नहीं आता है। तो फिर यहाँ पर वो उसका फीवर चेक करता है और कहता है कि अभी भी फीवर कम नहीं हुआ है, चलो अब घर पे। फिर रात में जब लिंची यहाँ अपने रूम में आती है तो जल्दी जल्दी से लेट जाती है और वो मेडिसिन उसे देने जाता है तो वो कहती है कि मैं खुद पी लूँगी। वो उसे याद दिलाने लगता है कि कल रात तो वो उसे हक करके सो रही थी। तो फिर वो कहने लगती है कि कल मैं फीवर की वजह से इल्यूजन में थी, आज मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तो यहाँ पर वो कहता है कि सॉरी बोलने के लिए अब काफ़ी लेट हो चुका है। फिर रात में जब लिंची सो जाती है तो जो उसे खुद ही को हक कराता है और फिर सो जाता है। फिर मॉर्निंग में जब लिंची की नींद खुलती है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक होती है कि वो तो अच्छा खासा अपने अकेले सो रही थी, ये कैसे हो गया। वो कहता है कि क्या हुआ, अब तो तुम्हारा क्राइम पकड़ा गया है, मेरे पास आने से अपने आप को रोक ही नहीं पाती हो, देख लो। तो भी वो नहीं मानती है और कहती है कि अगली बार ऐसा नहीं होगा और जो उसे ऐसे टीज करके बहुत ही स्माइल कर रहा होता है। फिर हम लिंची की कंपनी में देखते हैं जहाँ पर उसकी चीफ एडिटर को डायरेक्टर बहुत ही डांट रही होती है कि उसने जो मिस्टर जो के इंटरव्यू का ये मैगजीन का आर्टिकल तैयार करी है वो इतना ज़्यादा बकवास है कि वो जाकर वापस उसे लिख कर लाए। तो यहाँ पर सारे एम्प्लॉयज़ उसकी बेइज्जती देख रहे होते हैं। फिर ये चीफ एडिटर बाहर निकलती है और लिंची से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो मिस्टर जो की कंपनी में। और फिर ये लोग यहाँ जो के ऑफिस में आकर बात करते हैं। चीफ एडिटर यहाँ पर जो से कह रही होती है कि लास्ट टाइम जो उनका इंटरव्यू था तो उसमें कुछ क्वेश्चंस रह ही गए, इसलिए वो वापस उनको एक चांस दे दे। जो यहाँ पर कुछ कह नहीं रहा होता है और लिंची को मैसेज करने लग जाता है कि क्या तुम्हारी कंपनी वाले तुम्हें बीमार हालत में भी काम करवा रहे हैं। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तो जो कह रहा होता है कि तुम्हारी टेम्परेचर आज सुबह ही 38 थी, तो तुमने मेडिसिन ली कि नहीं। तो वो कहती है कि मैंने मेडिसिन ली थी, तुम फिक्र मत करो। यहाँ पर चीफ एडिटर बोली जा रही होती है कि ये जो इंटरव्यू है इससे उसकी पर्सनल इमेज को भी तो फ़ायदा होगा और उसकी कंपनी की ब्रांड इमेज को भी, तो ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। पर यहाँ पर जो तो उसकी बातें इग्नोर कर रहा होता है और लिंची से मैसेज करने में लगा होता है। लिंची तभी उसे कहती है कि अब तुम मैसेज पर ध्यान मत दो और मेरी चीफ एडिटर से बात कर लो। तो जो अपना फ़ोन रखता है और कहता है कि ठीक है, फिर मैं एक चांस दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों को मेरा काम सही से समझना है तो अपने मैगज़ीन कंपनी में से एक बंदे को यहाँ पे रखना चाहिए जो एक हफ्ते तक मेरे साथ रहकर मेरी कंपनी के काम के बारे में समझ सकता है। तो ये सुनकर चीफ एडिटर तो खुश हो जाती है कि फिर इस काम के लिए मैं यहाँ पर आ सकती हूँ। पर यहाँ पर जो तुरंत ही लिंची के लिए बोलने लगता है कि ये आपकी इंटर है ना, ये यहाँ पे रुक जाएगी और मैं इसे अपना इंटरव्यू दे दूँगा। तो चीफ एडिटर को तो गुस्सा आ जाता है पर उसे जो की बात माननी पड़ती है और फिर वो लिंची को यहीं पर रुकने का काम देकर चली जाती है। फिर अपनी चीफ के जाने के बाद लिंची यहाँ जो से बात करने आती है कि इंटरव्यू मैं 1 घंटे में ही तुम्हारा कंप्लीट कर लूँगी, तुम्हें अपना इतना सारा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा।
तभी वो तुरंत ही उसका फीवर चेक करता है और कहता है कि अभी भी तुम कोई ठीक नहीं हुई हो। वो उसके लिए मेडिसिन और पानी निकाल कर दे रहा होता है और लिंची उससे कह रही होती है कि सच में तुम्हारा टाइम कितना इंपॉर्टेंट होगा ना, मैं सेक्रेटरी से डिस्कस कर सकती हूँ। तो फिर वो गुस्सा हो जाता है कि एक काम करो, तुम उसी का इंटरव्यू ले लो जाके। लिंची कहती है कि ठीक है, मैं मान गई हूँ, अब मैं तुम्हारी टेम्प्रेरी सेक्रेटरी बन चुकी हूँ, तो बताओ मुझे क्या काम करना होगा। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें उधर सोफ़ा दिख रहा है ना, जाओ उधर बैठो। लिंची कहती है कि फिर और क्या करना रहेगा। तो वो कहता है कि फिर जाके रेस्ट करो। देखो तुम बिल्कुल अच्छी एम्प्लॉय नहीं हो। एम्प्लॉयज़ जब बीमार होते हैं तो उन्हें ऐसे इतना ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लिंची फिर मन में सोचती है कि अब मुझे समझ आया, इसने मुझे चीफ एडिटर से दूर इसलिए कर लिया ताकि मैं रेस्ट कर सकूँ। जो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे रेस्ट नहीं करना है तो बस वेट करो, मैं अपना काम कंप्लीट करता हूँ, फिर हम लोग साथ में घर चलेंगे। तो कहती है कि ठीक है, मैं वेट करूँगी। फिर वो यहाँ अपना काम करना स्टार्ट करती है और उसे भी काम करते हुए देखकर स्माइल कर रही होती है। फिर यहाँ पर जो भी उसे देखने लग जाता है। लिंची उसे देख रही थी तो फिर वो खुश होता है। फिर यहाँ पर लिंची तो काम करते हुए अपना सो जाती है और जो उसके पास आकर उसे देख ही रहा होता है कि तभी वो उसे किस करने जा रहा होता है। इतने में लिंची जाग जाती है। तो फिर वो पूछता है कि क्या तुम मुझे किस करना चाहोगी। और फिर दोनों घर आ जाते हैं और जो यहाँ लिंची को किस कर रहा होता है, पर तभी इतने में उसे यहाँ पर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। तो फिर वो अपने आप को रोकता है और उसे कहता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। और फिर यहाँ जो अपना शावर लेने के बाद जब वापस आता है तो लिंची कहती है कि अब मैं जल्दी से सो जाती हूँ, कल सुबह जल्दी काम पर भी तो जाना है ना। और फिर वो तो जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करके सोने लगती है। तो ये देखकर जो को बहुत ही हंसी आ रही होती है। फिर नेक्स्ट डे लिंची यहाँ जो के कंपनी की लिफ्ट में आई होती है, जहाँ पर जो भी जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाता है। तो सारे एम्प्लॉयज़ उसके लिए साइड हो जाते हैं और जो अंदर आता है तो लिंची सोच ही पड़ जाती है कि ये भी इतनी जल्दी आ गया। सभी एम्प्लॉयज़ यहाँ बातें करने में लगे होते हैं कि बॉस और उनकी इस नई सेक्रेटरी के बीच में कुछ तो चल रहा है। और तभी आज जो चुपके से लिंची का हाथ भी पकड़ रहा होता है तो वो अपना हाथ हटा रही होती है और सोच रही होती है कि कर क्या रहे। तभी इतने में वो उसकी गाल पे लिपस्टिक का निशान देख लेती है और शॉक हो जाती है कि उसने पूछा भी नहीं। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि आज जब जो ने लिंची को यहाँ कार से लेकर आया था तो उसने उससे बोला था कि वो उसे एक किस देकर जाए। तो लिंची फिर मान गई थी और उसने उसकी गाल पे किस करी थी। लिंची अभी जो को इशारा करने लगती है कि तुम जल्दी से वो गाल पे से निशान पोंछो, तो वो समझ ही नहीं रहा होता है और फिर कहने लगता है कि मैं वैसे भी देख नहीं पा रहा हूँ तो तुम ही साफ़ कर दो। और वो उसका हाथ पकड़ रहा होता है अपना गाल साफ़ करवाने के लिए। तभी इतने में जब भी सारे एम्प्लॉयज़ लिफ्ट से निकल रहे होते हैं तो लिंची भी उससे हाथ छुड़ा के भाग जाती है। और लिंची और जो जब साथ में ऑफिस में जा रहे होते हैं तो सारे एम्प्लॉयज़ उन लोग को देखकर बातें कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने सुने थे कि बॉस की कोई अरेंज मैरिज हुई है और बॉस ने अचानक से ये इंटर्न को असिस्टेंट के तौर पे हायर कर लिए, तो कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पर जैसे ही लूसी यहाँ कंपनी आई होती है तो सारे एम्प्लॉयज़ को डांटती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तो वो सीधा अपने काम पे चले जाते हैं। तो लूसी यहाँ कॉल करके तुरंत ही फिर जो की वाइफ के नंबर के बारे में पता लगाने के लिए बोलती है। और यहाँ लिंची जल्दी से ऑफिस में आने के बाद जो के गाल पे की लिपस्टिक को पोंछ रही होती है और कहती है कि तुमने क्लीन क्यों नहीं करे, अभी सभी लोग देख लेते। तो जो कहता है कि मैंने बोला ना कि मेरा कोई सीक्रेट मैरिज का इरादा नहीं है। तो कहती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन अगर सारे एम्प्लॉयज़ को हमारे रिलेशन के बारे में पता लगता है तो मुझे लगेगा कि मैं तुम्हारा एडवांटेज ले रही हूँ और फिर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना चाहती। तो जो कहता है कि ये मेरी कंपनी है तो तुम किस बात के लिए डर रही हो। तो लिंची कहती है कि वो मैं भूल गई थी। फिर इतने में सेक्रेटरी यहाँ ऑफिस में आया होता है और लिंची को लगता है कि कोई और ही आ रहा है, तो वो जल्दी से यहाँ पर एम्प्लॉय बनने का झूठा नाटक कर रही होती है। और फिर सेक्रेटरी शॉक होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो लिंची बहुत ही एम्बेरस हो जाती है और कहने लगती है कि शायद मैंने कुछ ज़्यादा रिएक्ट कर दी। जो कहता है कि तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं अपना मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, फिर आज हम दोनों साथ में लंच करेंगे। फिर उसके जाने के बाद लिंची सोच रही होती है कि मैं कर क्या रही थी। फिर ये लोग जब कैंटीन में खाना खाने आते हैं तो सारे एम्प्लॉयज़ इन लोग को ही देख रहे होते हैं कि बॉस इस लड़की के साथ खाना खाने भी आए हैं। लिंची उससे पूछती है कि तुमने मुझे बोले थे कि हम साथ में लंच करेंगे, तो यहाँ मुझे स्टाफ के प्लेट में से वो ग्रीन लीफ निकाल लेता है जो जी को खाना पसंद नहीं है और वो सोचती है कि इसे मेरी पसंद नापसंद पता है। तभी इतने में यहाँ पर लूसी भी अपना खाना लेकर आ जाती है और जो से बातें कर रही होती है। तो इसे देखकर लिंची याद करती है कि लास्ट टाइम इंटरव्यू के टाइम पे भी यही लड़की आई थी। फिर लूसी पूछ रही होती है कि तुम कौन हो। तो लिंची बताती है कि मैं मैगजीन कंपनी की इंटर्न हूँ और यहाँ पर अब मैं मिस्टर जो की टेम्पररी असिस्टेंट बन गई हूँ ताकि मैं उनका इंटरव्यू ले सकूँ। तो लूसी को तो लिंची के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है और वो चाह रही होती है कि वो जो की वाइफ को इसके बारे में बता देगी कि ये जो के पीछे पड़ी हुई है। तो यहाँ पर इसे जैसे ही जो की वाइफ का नंबर मिलता है तो उसे कॉल लगा देती है। तो यहाँ लिंची तुरंत ही कॉल उठाती है और कहती है कि कौन है। लूसी कॉल कट कर देती है और फिर यहाँ पर लूसी जो से पूछ रही होती है कि उसकी वाइफ कहाँ पर है। तो वो बता देता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ बैठी है।
तो लूसी शॉक होकर ज़ोर से कह देती है कि क्या, यानी तुम कह रहे हो ये तुम्हारी वाइफ है? तो सारे लोग ये सुन लेते हैं। यहाँ पर जो पीछे मुड़ता है तो सारे एम्प्लॉयज ये और लिंची से कहती है कि अच्छा तो तुम जो की वाइफ हो। मैं अपने बारे में बताती हूँ, मैं असल में जो की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ। हम दोनों तो साथ बड़े हुए, बिजनेस मैरिज फिक्स होने की वजह से छोटी बेटी से शादी करनी पड़ गई। और मुझे तो लगता है कि मिस्टर जो के लायक तो मिस लूसी हैं। वो दोनों तो एक दूसरे को बहुत टाइम सब देखने लगता है। तो सेक्रेटरी कहता है कि बॉस आप अपनी वाइफ की हेल्प नहीं करनी चाहेंगे। तभी यहाँ पर लिंची अपने लिए लड़ रही होती है और वो इस लूसी को जवाब में कहती है कि तुम जानबूझ के ऐसे बिहेव कर रही हो ना, मेरी साइड लेने का झूठा नाटक करके, ताकि तुम दिखा सको कि मैं कितनी नैरो माइंडेड हूँ। लेकिन मैंने तो इस मैटर को बड़ा करना चाहिए नहीं थी। वो उन दोनों एम्प्लॉयज़ को भी कहती है कि तुम लोग मेरे बारे में कह रहे थे कि मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ पली बड़ी हूँ और मैं बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं हूँ। तो सोचो अगर तुम लोग किसी के बारे में भी ऐसे कुछ भी इल्ज़ाम लगाओ। फिर जो यहाँ से लिंची का हाथ पकड़ के उसको साथ लेकर चला जाता है। और यहाँ पर ये दोनों एम्प्लॉयज़ अब लिंच के बारे में अच्छा सोचती है। ऊपर कैमरा लगा के रखे हैं जो उन्हें पता है कि मैंने क्या किया हूँ क्या नहीं। जी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं बस चाहती हूँ कि पास्ट में तुम्हारे और उसके बीच में जो भी हुआ होगा हमारी मैरिज में वो कंटिन्यू ना हो। तो जो तुरंत ही एक्सप्लेन करता है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, ना मैरिज के बीच में और ना मैरिज से पहले। मेरा उसके साथ कभी कोई रिलेशन नहीं रहा है और ना ही कभी फ्यूचर में होगा। वो तो बस मेरे लिए एक स्ट्रेंजर है और मेरी शादी तुमसे हुई है और तुम्हें बिट्रे करने का कोई भी काम मैं नहीं कर सकता। तो फिर वो कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। जो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। तो लंची कहती है कि हाँ हाँ मुझे तुम पे ट्रस्ट है, मुझे बस उस लूसी से हेट हो रही है। तो वो कहता है कि तुम मुझसे तो हेट नहीं करती हो ना, देखो मुझसे मत करना और आगे कभी भी कोई मेरे बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तुम्हें कुछ जानना हो तो मुझे तुरंत ही पूछ लेना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। फिर रात में जो जब यहाँ रूम में आता है तो उसे अपने ड्रॉअर में प्रोटेक्शन मिल जाता है। फिर लिंची यहाँ उसे एक कफ लिंक गिफ्ट में दे रही होती है जो आज उसने उसकी साइड लिया था उस लिए। तो वो कहता है कि मुझे लगा था कि ये मेरा गिफ्ट है। फिर वो लिंची से उसकी परमिशन मांगता है और दोनों ही फिर किस करते हैं और साथ नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो अपने सारे मिलियंस का नुकसान हो जाएगा। तो वो कहती है कि अभी मुझे इतना भी ज़्यादा अक्यूज़ मत करो। तो जो उसे टीज करके स्माइल कर रहा होता है और कहने लगता है कि चलो मैं तुम्हें 30 मिनट देता हूँ, क्या इतना काफ़ी रहेगा? तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि ये तो अच्छा खासा है। फिर वो तुरंत ही यहाँ पर कैमरा होती है उसकी कंपनी के रिलेटेड। तो फिर वो सारी चीज़ें नोट डाउन कर रही होती है और वो बहुत सारी चीज़ें फिर उसके बारे में जानती है कि उसने अपनी कंपनी की सक्सेस ऐसी ईजीली नहीं पाया है, बल्कि उसने बहुत मेहनत की है। फिर वो 18 मिनट में इंटरव्यू कंप्लीट कर लेती है और फिर यहाँ कैमरा और रिकॉर्डिंग बंद करती है और उसे थैंक यू बोलने लगती है और कहती है कि देखा मैंने इतनी जल्दी कर ली ना, तुम्हारा ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करी। तो जो कहता है कि लेकिन वाइफ अब देखो मेरे 18 मिनट वेस्ट तुमने करी हो तो तुम्हें कंपेंसेट करना होगा। ऐसे बोलकर वो उसके क्लोज आ रहा होता है। तभी यहाँ इतने में ऑफिस में लूसी आ जाती है और वो जो को चिल्लाने लगती है कि तुमने आखिर इसके लिए मुझे कोई और कंपनी में ट्रांसफ़र कर दिए, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है ना कि आखिर मैं यहाँ पर कितनी मेहनत से काम कर रही हूँ और तुमने वैसे भी सब गलत समझे, मैं तो इसकी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर लूसी फिर अपने लिए साइड लेती है कि तुम्हें जो भी अपने बारे में बोलना है बोलो, लेकिन ये वाला झूठ मत बोलो कि तुम मेरी साइड ले रही थी, क्योंकि उसके लिए तुम मुझसे मेरा ओपिनियन पूछती, मैंने तुम्हें उस मैटर को बड़ा करने से मना करी थी। तो लिंची को ऐसे अपने लिए बोलते हुए देखकर जो बहुत ज़्यादा खुश होता है, पर ये लूसी फिर बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाती है और लिंची के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कहने लग जाती है कि तुम बिल्कुल भी सच में प्रेजेंटेबल नहीं हो। और वो जो से कहने लगती है कि इसके मॉम डैड ने बस अपनी बड़ी बेटी के भागने के बाद अपनी कंपनी को फ़ायदा दिलवाने के लिए तुम्हें अपनी दूसरी बेटी चिपका दी है और तुम समझ नहीं रहे हो कि कैसे लालची लोग हैं और ये कोई अच्छी लड़की नहीं है। तो जो बहुत गुस्सा हो जाता है और लूसी को चुप रहने बोल रहा होता है, छुपाकर सोने का नाटक कर रही होती है। पर जब जो यहाँ शावर लेने के बाद रूम में आता है तो फिर वो लिंची को किस करने लगता है और कहता है कि तुम सोने का नाटक कर रही हो। तो लिंची जाग जाती है और वो उसे रोकती है कि उन लोगों को हर दिन नाइट स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसके लिए कह रही है कि हम ये वीकेंड पर कर सकते हैं। उसे कहती है कि देखो तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारी एम्प्लॉय रोज़ थकी हुई फील करे और ठीक से काम ना कर पाए। तो कहता है कि हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम तो मेरी एम्प्लॉय नहीं हो। लिंची कहती है कि मैं तुम्हें ये बस इन्फॉर्म कर रही हूँ, अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं जाकर सोफ़ा पे सो जाऊंगी। तो वो उसे कहता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था और मैं तो बस तुम्हें किस करना चाहता था और कुछ इरादा नहीं है। फिर वो उसे हक करके सो रहा होता है। फिर यहाँ लिंची अपनी कंपनी आ जाती है और बॉस उसकी मीटिंग में तारीफ कर रही होती है कि उसने कितने अच्छे से मिस्टर जो का इंटरव्यू ले ली और उनकी कंपनी का फ़ायदा हो गया। वो यहाँ लिंची को एक और मिस्टर शेन का इंटरव्यू लेने के लिए भेज रही होती है। लिंची काफ़ी शौक होती है कि फिर से उसे किसी बड़े बंदे का इंटरव्यू लेने को मिल गया। वो फिर मान जाती है कि ठीक है मैं हैंडल कर लूँगी। फिर मीटिंग क्लोज होने पर सभी जा रहे होते हैं और यहाँ पर हान चीफ एडिटर से पूछ रहा होता है कि आखिर आप सारे जो
बड़े बड़े टास्क है वो लिंची को क्यों दे देती है और आपने कभी मुझे नहीं दिया। तो ये इसके माइंड में जानबूझ के लिंची के खिलाफ डाल रही होती है और कहने लगती है कि तुमने देखी नहीं कि लिंची के बड़े बड़े कॉन्टैक्ट हैं और उसके बड़े कनेक्शन हैं, तो इसलिए देखो वो मिस्टर शेन के इंटरव्यू लेने के लिए भी मान गई है, तो इसलिए अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब उसके बड़े कनेक्शन है तो फिर हान इस बारे में सोचने लग जाता है कि क्या लिंची को किसी ने अडॉप्ट करके रखा है, किसी रिच मैन ने। ऑफिस की छुट्टी होने पर वो यहाँ पर लिंची को अपनी स्कूटी पर बैठने के लिए बोल रहा होता है कि वो उसको घर तक छोड़ देगा। तो लिंची कहती है कि नहीं तुम जाओ, मेरा फ्रेंड मुझे पिक करने आने वाला है। और फिर इतने में यहाँ पर जो कार लेकर आ जाता है, पर लिंची यहाँ पर ऐसे प्रिटेंड करती है कि मेरा फ्रेंड अभी तक आया नहीं है। हान कहता है कि ठीक है मैं चलता हूँ। जैसे ही वो चला जाता है तो लिंची छुप छुप कर यहाँ पर फिर कार में जल्दी से बैठ जाती है। जो से पूछता है कि तुम किससे छुप कर आ रही हो, तो वो कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो तुम्हारी कार देखी ही नहीं थी। तो जो बताने लगता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा फ्रेंड अभी तक तुम्हें लेने नहीं आया था। लिंची कहती है कि अच्छा तो तुम सब सुन रहे थे। वो एक्सप्लेन करती है कि असल में वो उसका कलीग है और वो उसे फालतू में अभी कुछ भी नहीं बताना चाहती है। फिर जोर से पूछ रहा होता है कि वो कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने चलेगी, तो फिर वो उसे नाम बताती है और दोनों जब चले जाते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हान चुपके से इन लोग की फ़ोटोज़ ले चुका होता है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है कि यानी लिंची को सच में किसी रिच मैन ने अडॉप्ट कर रखा है। फिर यहाँ लिंची जब जो के साथ रेस्टोरेंट में होती है तो वो मोबाइल फ़ोन में लगी होती है, तो वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम क्या अभी भी काम कर रही हो। तो लिंची बताती है कि उसे किसी मिस्टर शैन का इंटरव्यू लेने का काम मिला है, तो वो उसी के बारे में पता कर रही थी। वो पूछती है कि क्या तुम मिस्टर शैन को जानते हो, तो वो कहता है कि हाँ मैंने एक बार उसके साथ बिजनेस कर चुका हूँ। वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें मिस्टर शैन का इंटरव्यू दिलाने की बात कर देता हूँ। तो लिंची कहती है कि नहीं नहीं, आखिर मैं कब तक बार बार तुम्हारी हेल्प लेती रहूँगी, मुझे अब अपने दम पर भी कुछ करना है। तो वो कहता है कि वाइफ अगर तुम मेरे से हेल्प लेकर ये करवा लोगी तो ये भी तो तुम्हारी स्किल हुई ना। तो कहती है कि नहीं नहीं, ये स्किल थोड़ी ना हुई, मैं कर सकती हूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, लेकिन मिस्टर शेन जैसे पर्सन को फेस करने के लिए मैं कुछ तुम्हें टिप्स दे सकता हूँ। वो उसे बताने जा रहा होता है, तो लिंची कहती है कि रुको मैं सब नोट में लिख लेती हूँ। फिर वो स्माइल करता है और यहाँ पर लिंची उसकी सारी बातों को पॉइंट कर रही होती है कि मिस्टर शेन से मिलकर उसे कैसे अच्छे से प्रोफेशनल बन के बिहेव करना है ताकि वो उसके इंटरव्यू के लिए फिर मान जाए। फिर वो ऐसे ही करती है, मिस्टर शेन से जाके प्रोफेशनलिज्म दिखाना है। यही सारी चीज़ें जो ने उसे सिखाया है टिप्स में। फिर हम देखते हैं कि लिंची अपने कलीग्स के साथ यहाँ अपने ऑफिस के बाहर खड़ी होती है और तभी जो अचानक से यहाँ लिंची को पिक करने पहुंच जाता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ को लेने आऊँ। तो सारे एम्प्लॉयज़ आपस में बातें करने लगते हैं। लिंची फिर अपने सारे कलीग्स को कोई बहाने से भेज देती है, कहती है कि तुम अचानक से क्यों आ गए। तो कहता है कि क्या अपनी वाइफ को पिक करने आने में मैंने गलती कर दिया। तो कहती है कि नहीं तुमने गलती नहीं करी, बस तुम्हें अचानक से ऐसे आ गए तो मैं समझ नहीं पाई मैं अपने कलीग्स को क्या बोलूँगी। सो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ना ही तुम्हारा सीक्रेट लवर। देखो अगर तुम उन्हें सच बता दोगी तो फिर मुझे ऐसे छुप के नहीं आना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिंची उसे बताती है कि मैं रेडी नहीं हूँ अभी अपनी मैरिज अनाउंस करने के लिए। तो वो उससे फिर उसका रीज़न पूछ रहा होता है। लिंची मन में यही सोच रही होती है कि क्योंकि अनएक्सपेक्टेडली उसकी शादी जो से हो गई जबकि उसकी सिस्टर की होने वाली थी और उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि इतने फेमस बंदे के साथ उसकी शादी हो पाएगी। तो उसे कभी ये चीज़ रियल लगती ही नहीं, उसे लगता है कि एक दिन ये शादी टूट ही जाएगी, इसलिए वो पहले से सभी को नहीं बताना चाहती है ताकि ये चीज़ कभी टूटती भी है तो फिर उसे एम्बेरस ना होना पड़े। वो कहता है कि मुझे पता है तुम बताने से डर रही हो, तो मुझे बताओ तुम डिवोर्स से डर रही हो या फिर नेक्स्ट डे जब वो ऑफिस के लिए तैयार हो रही होती है तो खास करके अपनी वेडिंग रिंग को पहन लेती है, जो के बारे में याद करते हुए जो उसने कल उसे बोला था कि वो उसकी वाइफ हमेशा रहेगी और वो उसे कभी डिवोर्स नहीं लेने वाला है। फिर जो लिंची को जब नेक्स्ट डे कार से छोड़ रहा होता है उसके ऑफिस तक तो दूर उतार रहा होता है, तो लिंची कहती है कि अब तुम मुझे कंपनी के सामने उतार सकते हो, अब मैं कोई छुपना नहीं चाहती हूँ। तो जो खुश होता है, चलकर अच्छे से बाय करते हुए अपने कंपनी में जाती है। तो जो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि लिंची अब उन लोग के रिलेशन फोटोज़ दिखाती है और बताने लगती है कि किसी ने तुम्हारी फ़ोटोज़ लीक किया है और तुम्हारे बारे में रूमर फैलाया है कि तुम्हें किसी रिच मैन ने अडॉप्ट कर रखा है और वो तुम्हें रोज़ पिक करने आता है। तो फिर लिंची ये कार वाली अपनी फ़ोटोज़ देखकर अपनी फ्रेंड को बताती है कि वो उसका हस्बैंड है। और फिर लिंची की चीफ एडिटर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हुए कह रही होती है कि क्योंकि वो कंपनी का नाम ख़राब कर रही है ऐसे गंदे रिलेशन बनाकर किसी रिच मैन के साथ, तो इसलिए वो लोग उसे कंपनी से फायर कर रहे हैं। यहाँ पर लिंची की बॉस भी उसे यही कह देती है। तो लिंची कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मेरा हस्बैंड है। तो भी ये लोग मान नहीं रहे होते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लिंची फिर इन लोग को अपने मैरिज सर्टिफिकेट का फ़ोटो दिखा देती है और ये लोग शॉक हो जाते हैं कि लिंची का हस्बैंड कोई और नहीं मिस्टर जो है। तो फिर यहाँ पर लिंची की फ्रेंड कहती है कि अच्छा तभी तो तुम मिस्टर जो का इंटरव्यू ले पाई थी।
और वो तभी कह रहे थे कि उनकी वाइफ यहीं पर ही है। हान डर के मारे यहाँ से निकलने लगता है कि जो इसका हस्बैंड है। तो लिंची उसका हाथ पकड़ के रोकती है और फिर अपनी बॉस से कह रही होती है कि आखिर किसी ने उसके बारे में ये फ़ोटोज़ फैलाकर झूठा रूमर बनाया है। तो वो पुलिस को कॉल कर रही है और अब पुलिस ही उस बंदे को इन्वेस्टिगेट करके लेके जाएगी। और वो कह देती है कि इससे पहले पुलिस यहाँ पर ना आ जाए तब तक यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। और लिंची भी यहाँ हान पर ही शक करी होती है। तभी हान अपने मुंह से ही सब उगल देता है और लिंची के ऊपर सब इल्ज़ाम लगाने लगता है कि वो सच में कितनी ख़राब लड़की है जो किसी रिच मैन को अपना शुगर डैडी बना चुकी है और मज़े में पैसों पे जी रही है। तो फिर यहाँ पर लिंची और उसकी फ्रेंड को भी पता लग जाता है कि हान ने सच में ये रूमर बनाया था। तो फिर उसकी फ्रेंड भी कहने लगती है कि तुम कितने बेकार हो, तुम तो पहले लिंची को लाइक करते थे ना। अच्छा, तो इसने तुम्हारा लव एक्सेप्ट नहीं करी तो अब उसके बारे में ये सब रूमर बना रहे हो। तो वो कहता है कि ये कोई रूमर नहीं है। लिंची के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है कि उसने अपने यही सब कनेक्शन से इतना स्पेशल ट्रीटमेंट पाई है। वो तो इस हद तक चला जाता है कि कहने लगता है कि तुम में तो कितनी भी शर्म नहीं है। क्या तुम्हारे मॉम डैड को तुम्हारी इन हरकतों के बारे में पता है कि तुम कितनी शेमलेस हो। लिंची गुस्से में फिर उसके ऊपर हाथ उठाने जाती है तो वो उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगी। क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम्हारा शुगर डैडी भी इन सब में फिर फंस जाएगा। तभी इतने में जो यहाँ पर अपने सारे एम्प्लॉयज़ को लेकर पहुँच जाता है और वो कहता है कि मैं ट्रबल में होऊंगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेरी वाइफ को जो ट्रबल दे रहा है वो तो पक्का आप ट्रबल में होगा, यानी कि तुम। जी पूछती है कि तुम कैसे आ गए। तो फिर उसकी बॉस बता देती है कि उसने ही जो को मैसेज कर दी थी। अब यहाँ पर जो ने अपने साथ जो लॉयर लेकर आया होता है वो कह देता है कि वो अब लिंची के लिए उस बंदे के खिलाफ केस फाइल करने वाला है। फिर यहाँ पर जो लिंची का हाथ पकड़ता है और उसके हाथ से इस हान को थप्पड़ लगाता है। तो हान फिर गुस्से में लिंची से कहने लगता है कि तुम्हारे पास लेकिन खुद का क्या है, तुम तो बस इस अपने मैन के दम पर ही जी रही हो और क्या। तो लिंची फिर खुद से भी उसे एक और थप्पड़ लगाती है और कहती है कि मैं चाहे अपने हस्बैंड के दम पर जियो या अपनी खुद की मेहनत पर, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तुम होते कौन हो मुझे ये सब बोलने वाले। तो जो खुश होता है कि लिंची ने फिर अपनी साइड ली। फिर यहाँ पर वो सारी फ़ोटोज़ देखता है और कहता है कि पहली बार है किसी ने मेरी ऐसी फ़ोटोज़ को लीक करा है। वो यहाँ पर ऑर्डर दे देता है कि हान को अब कहीं पे भी काम नहीं मिलने वाला है और ये उसके खुद के कर्मों का नतीजा है। वो गार्ड से कहते हैं कि आज तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो और घर चल के रेस्ट करो। तो वो हाँ बोलती है यहाँ पर और बता चुकी होती है कि मेरा हस्बैंड कोई और नहीं मिस्टर जो है। तो जो फिर खुश हो जाता है और कहता है कि वाइफ तुम और भी ज़्यादा ज़ोर से बोल सकती हो। तो वो कहती है कि तुम मुझे टीज कर रहे हो। सो पूछता है इसकी ज़रूरत हो ना तो तुम मुझे कॉल करा करो। लिंची फिर मान जाती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि लिंची मिस्टर शेन से मिलने जाती है और अब वो फाइनली उसके साथ इंटरव्यू देने के लिए मान जाता है। और वो मिस्टर शेन का किसी दिन का शेड्यूल बुक कर लेती है कि किस दिन वो उसका इंटरव्यू लेगी। फिर लोग जब लिफ्ट में जा रहे होते हैं अभी यहाँ पर मिस्टर शेन लिंची की हाथ की रिंग देखकर उसे पूछता है कि क्या उसकी शादी हो गई है। तो फिर वो बताती है कि हाँ अभी जल्दी हुई है। तभी अचानक से लिफ्ट खराब हो जाती है और यहाँ पर लिंची फिर जल्दी से जो को कॉल लगाने जाती है पर फिर वो बेहोश हो जाती है। और तभी यहाँ टाइम पर जो से बचा के हॉस्पिटल लेके जाता है। फिर जब वो हॉस्पिटल में होश में आती है तो वो जो को देखकर खुश हो जाती है कि वो उसे टाइम पर बचाने आ गया था। वो यहाँ पे रोने लग जाती है और उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। तो जो तुरंत ही अपने हाथ खोलता है। यहाँ पर लिंची उसे हक करके बताने लगती है कि वो कितना डर गई थी, उसे लगा था कि वो शायद वापस उसे देख नहीं पाएगी। पर जो फिर उसकी तारीफ़ कर रहा होता है कि अब वो अपने हस्बैंड को याद करना जान गई है कि सबसे पहले वो अब उसे ही कॉल लगाई थी। फिर लिंची जब अपने कंपनी में होती है तो उसे मिस्टर शेन का मैसेज आता है कि वो उसे एक डिनर पे इनवाइट करना चाहता है, साथ ही साथ उसे इंटरव्यू भी देना चाहता है। तो लिंची फिर जो को मैसेज कर देती है कि वो मिस्टर शेन से मिलने जा रही है, उसके साथ इंटरव्यू और डिनर दोनों के लिए। फिर वो उसे पिक करने ना आए, वो खुद टैक्सी से आ जाएगी। तो शेन जब ये मैसेज देखता है तो लिंची को कह देता है कि तुम्हें मुझे इतना सब कुछ रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो लिंची तो सोचती है कि आज उसे क्या हो गया, फिर वो खुश होकर अपना निकलती है। फिर हम देखते हैं कि वो जब यहाँ डिनर पे पहुँचती है तो तुरंत ही मिस्टर शेन का इंटरव्यू लेना चाह रही होती है पर वो कहता है कि पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। दूसरी तरफ जो अब इसी बारे में सोचकर जेलस हो रहा होता है कि लिंची उसी मिस्टर शेन से मिलने गई है। फिर वो लिंची को मैसेज कर रहा होता है पर लिंची तो यहाँ पर अपना इंटरव्यू लेने में लगी होती है तो वो उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करती है। तो यहाँ पर शेन तुरंत ही फिर कंपनी से निकल रहा होता है लिंची को पिक करने के लिए और वो अपने सेक्रेटरी को भी आज की छुट्टी दे देता है। फिर इंटरव्यू के बाद यहाँ पर मिस्टर शेन लिंची को एक गिफ्ट भी दे रहा होता है क्योंकि कल जब एलिवेटर ख़राब हो गई थी तो वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में चला गया था क्योंकि उसे अंधेरे से डर लग रहा था। तो लिंची ने ही उसे समझाई थी कि उसे कुछ भी नहीं होगा और उसे कंफर्ट करी थी। वो उसकी हेल्प के लिए उसे थैंक यू बोल रहा होता है। लिंची तो कह रही होती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर फिर जैसी वो जा रही होती है तो उसे किसी चीज़ का धक्का लगता है और वो
यहाँ गिर रही होती है तो मिस्टर शेन उसे बचाता है और यहाँ पर वो दोनों इतना क्लोज आ जाते हैं। तभी इतने में लिंची देखती है कि यहाँ वो जो से खड़े होकर देख रहा है तो वो शॉक हो जाती है और जो फिर तुरंत ही उसके पास पहुंच जाता है। मिस्टर शेन कहने लगता है कि ये कौन है, तो लिंची उसे मिलवाती है कि ये मेरा हस्बैंड है। जो तो यहाँ बहुत ही बेशरम बनते हुए यहाँ पर मिस्टर शेन से कहने लगता है कि मैं भी आप लोग को ज्वाइन कर सकता हूँ ना खाने के लिए, और खुद ही से घुस भी जाता है। फिर यहाँ पर वो गिफ्ट का बैग भी देख लेता है और पूछने लगता है कि आप तो बड़े दिलदार निकले मिस्टर शेन, जो मेरी वाइफ को गिफ्ट देते बैठ रहे हैं। और जो तो इस मिस्टर शेन को जेलसी में बहुत सारे ताने वगैरह सुना रहा होता है। फिर लिंची कहती है कि चलो अब हम लोग चलते हैं, और वो जल्दी से शेन को लेकर जाती है और कहती है कि अभी अब वो लोग कहाँ जा रहे हैं। तो जो कहता है कि बहुत ही बड़ा गिफ्ट लेने, मैं उससे ज़्यादा बड़ा गिफ्ट दिलाऊंगा तुम्हें। तो कहती है कि लेकिन घर में तो ऑलरेडी बहुत सारे गिफ्ट है। तो भी वो नहीं मानता और कहता है कि मुझे दिलाना है। फिर रात में लिंची यहाँ पर जो को काम करता हुआ देखकर उसके पास आती है और कहती है कि मैं शावर लेने जा रही हूँ, क्या तुम्हें भी मुझे ज्वाइन करना है। तो वो तो बहुत ही खुश होकर उसके पास आता है और कहता है कि तुमने खुद इनिशिएटिव ली हो अब, और फिर वो यहाँ उसे किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिंची की कंपनी में यहाँ मिस्टर शेन भी आया होता है, और जब ये लोग इंटरव्यू का सारा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं तो कंपनी से निकल रहे होते हैं। अभी मिस्टर शेन तो चीफ एडिटर के सामने भी लिंची की तारीफ़ें कर रहा होता है कि वो इतनी ज़्यादा अच्छी है, इसीलिए ही उसने इंटरव्यू के लिए मान गया था। तो चीफ एडिटर के लिए होती है कि आप तो लगता है लिंची को पसंद करते हैं। तो वो कहता है कि हाँ, अगर लिंची की शादी ना हुई होती तो मैं तो इसे परस्यू करता। फिर तभी यहाँ पर जो अम्ब्रेला लेकर आ जाता है लिंची को पिक करने के लिए। तो वो उसके पास आकर कहती है कि तुम यहाँ पर मुझे पिक करने आ गए। तो फिर वो बताता है कि आखिर इतना स्नोफॉल हो रहा है। फिर वो उसे कोट से कवर करता है और मिस्टर शेन से कह देता है कि आपको मेरी वाइफ को ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए, आप तो मेरी वाइफ को डरा देंगे। फिर वो यहाँ से लिंची को लेकर जा रहा होता है। तो लिंची कहती है कि तुम तो मिस्टर शेन को क्या क्या बोलते रहते हो। वो कहता है कि आखिर उसकी ही गलती ना, वो आखिर जानता है कि तुम्हारी शादी हो गई है, फिर भी तुम्हारे ऊपर अपने मुंह वास मारा है। तो वाइफ मैंने सही किया ना, मैंने आखिर क्या गलत किया। तो वो कहती है कि हाँ तुम सही हो। फिर इतने में लिंची को फील हो रहा होता है कि जैसे कोई तो उन लोग का पीछा कर रहा है। वो जो को इस बारे में बताती है और फिर कहती है कि चलो हम लोग चलते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो बंदा कोई और नहीं, हान होता है, जो कि लिंची के ऊपर नजर रखा होता है और सोच रहा होता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतने टाइम की जेल हुई, तुमसे तो मैं बदला लेके रहूँगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि लिंची को उसकी चीफ एडिटर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए बोल रही होती है जो की हेल्प लेकर। वो कहती है कि अब तो तुम्हारे पास मिस्टर जो की वाइफ की वजह से बहुत ही बड़ा कनेक्शन है, तो तुम्हें कंपनी के लिए इतना तो करना चाहिए। लिंची कहती है कि आखिर वो इस कंपनी की एम्प्लॉई है, उसका हस्बैंड नहीं, तो वो क्यों करवाए। तो भी ये इंसिस्ट कर रही होती है। लिंची फिर भी नहीं मानती, उसे बहुत बुरा लगता है कि वो सब कह रही है कि उसका खुद का कुछ है ही नहीं और वो कनेक्शन पे दम पे जी रही है। लिंची अपसेट होकर जब अपने कंपनी से निकल रही होती है तभी यहाँ पर उसे फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो कोई और नहीं, हान होता है। पर फिर वो देखती है कि कोई भी नहीं है। यहाँ पर फिर उसे पता लगता है कि आज जो उसे पिक करने नहीं आया। तो वो उसे कॉल लगाती है कि हस्बैंड आज तुम मुझे पिक करने नहीं आए। तो फिर वो बताता है कि वाइफ सॉरी, आज मुझे कंपनी में काम पड़ गया, तुम घर पहुँचो, मैं भी जल्दी से घर आऊँगा। फिर तभी हम देखते हैं कि जो तो यहाँ पर इस हान को मार रहा होता है। वो उसे कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, नहीं तो तुम्हारा इससे भी बुरा हाल होता, आखिर तुम मेरी वाइफ के पीछे क्यों पड़ो। तो फिर वो कहने लगता है कि अगर मैं यहाँ से भी बच के गया तो तुम्हें और उसे वापस नहीं छोड़ने वाला। जो अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे देता है इससे निपटने के लिए, ताकि वो दोबारा कभी इस शहर में नजर भी ना आए। और फिर जो यहाँ केक लेकर जब लिंची से मिलने पहुंचता है तो लिंची सरप्राइज हो जाती है कि तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ पर हूँ। तो फिर वो कहता है कि क्या हुआ है, आखिर तुम अपसेट क्यों हो। तो लिंची बताती है कि कुछ वर्क रिलेटेड इशू है, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कलीग से जो भी मेरी झगड़ा या बातचीत है वो मैं खुद सॉल्व कर लूँगी। तो फिर वो कहता है कि तुम बहुत बड़ी हो गई हो, तुम्हें पता है जब तुम प्रॉब्लम में पड़ो तुम्हें क्या करना चाहिए। तो कहती है कि हाँ तुम्हें कॉल करना चाहिए, मुझे अब तुम्हारा नंबर भी अच्छे से याद हो गया है। तो वो कहता है कि यार सच्ची, चलो मुझे सुनाओ। तो वो कहती है कि बाद में, और वो केक लेकर भाग जाती है। फिर नेक्स्ट डे लिंची जब कंपनी आती है तो उसे देखने को मिलता है कि उसके डेस्क पर यहाँ पर बहुत सारी फाइल है जो उसकी चीफ एडिटर ने दी थी उसे काम संभालने को। उसकी फ्रेंड ये बता देती है कि वो तो तुम्हारे पीछे पड़ गई है। लिंची सारे फाइल उठाती है और उस चीफ एडिटर को जाके टेबल पे फेंक कर दे देती है और कह देती है कि वो ये सब उसके काम नहीं करने वाली है। और फिर लिंची अपने बॉस के ऑफिस में जाती है और उसको जाके रिजाइनेशन लेटर पकड़ा देती है। बॉस पूछने लगती है कि क्या कंपनी में कुछ हुआ है, आखिर तुम ऐसे क्यों जा रही हो। तो वो बता देती है कि अगर उसके हस्बैंड के दम पर यहाँ पर उसे हर चीज़ के लिए ब्लैकमेल किया जाएगा कि वो अब मिस्टर जो की वाइफ है तो उसे कंपनी के लिए फ़ायदा करवाना है, तो वो ये सब नहीं करने वाली है। तो बॉस कहती है कि इस सब की ज़रूरत नहीं है। लिंची कह देती है कि अब आपको ये सब एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं, मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। और वो रिज़ाइन करके अपना बॉक्स लेकर चली जाती है। और फिर यहाँ पर चीफ एडिटर को बॉस ऑफिस में बुलाकर चिल्लाने लगती है कि उसने लिंची को ये सारी चीज़ों से टॉर्चर करी,
कि उसकी वजह से उसने रिज़ाइन करके चली गई। वो कह देती है कि तुम्हें पता है अगर मिस्टर ज़ो को पता लगेगा कि उसकी वाइफ को हमारी कंपनी ने बुली करी है तो हमारी कंपनी बचेगी नहीं, इसलिए वो इस चीफ एडिटर को भी इस कंपनी से फायर कर देती है। कह देती है कि तुमने जो खुद बोई थी वो तुम्हें मिल गया है। फिर यहाँ से रिज़ाइन करने के बाद लिंची ज़ो को कॉल करके बता देती है, तो वो कहता है कि वाइफ मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। और फिर यहाँ जो ने लिंची के लिए एक न्यू कार लेकर आया होता है उसे गिफ्ट में देने के लिए। लिंची को कार पसंद आती है पर उसे इसको ड्राइव करना नहीं आ रहा होता है, तो वो जो से बहुत सारी चीज़ें सीख रही होती है। तभी यहाँ पर फिर लिंची को अचानक से उसकी ग्रैंड माँ की कॉल आती है और वो बताती है कि उसके ग्रैंड पा बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। तो फिर ये लोग जल्दी से हॉस्पिटल आते हैं और यहाँ पर जो ग्रैंड पा की सर्जरी करवाने के लिए एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर का अरेंजमेंट करवाता है। ग्रैंड माँ फिर उसे थैंक्स बोल रही होती है। यहाँ से जो फिर कुछ काम के लिए बाहर गया होता है। तभी इतने में लिंची अपने डैड को भी कॉल करके बुला लेती है, पर उसके डैड तो यहाँ पर अपने डैड की फ़िक्र से ज़्यादा इसके लिए आए होते हैं क्योंकि उन्हें जो से मिलना होता है। वो लिंची से जो के बारे में पूछ रहे होते हैं ताकि फिर उसे अपनी कंपनी के लिए मदद ले सके। ग्रैंड माँ लिंची के डैड को चिल्लाती है कि वो कितने सेल्फिश इंसान है जिसे अपने डैड की भी नहीं पड़ी, बस अपने पैसों की पड़ी है। जी अपने डैड को कह देती है कि वो बार बार जू की ऐसी मदद ना ले, वो कितनी ज़्यादा शेम फील करती है उनकी वजह से। तो कह देते हैं कि तुम्हारी शादी हमारी वजह से हुई है, नहीं तो कभी तुम्हारी जो के साथ शादी नहीं हो पाती, तो तुम्हें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। उसे बहुत सारे बातें सुना देते हैं और एहसान सुना रहे होते हैं। तो लिंची फिर रोने लग जाती है और वो कह देती है कि अगर वो जो से डिवोर्स ले लेगी तो फिर उनका एहसान चुक जाएगा। पर उसके डैड गुस्से में उसे थप्पड़ भी लगा देते हैं। तभी ग्रैंड माँ भी फिर उन्हें रिटर्न में मारती है और चिल्लाती है कि वो अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर रहे हैं। जब जो यहाँ पहुँचता है तो वो लिंची के गाल पे थप्पड़ देखकर शॉक होता है और पूछने लगता है कि किसने किया। वो समझ जाता है कि उसके डैड का काम है, तो वो उसे गुस्से में देख रहा होता है। लिंची फिर उसे अपने साथ लेकर जाती है। यहाँ पर जो से बहुत सारी चीज़ें पूछ रहा होता है पर लिंची कुछ भी जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम अभी अपने घर जाओ, मैं अभी अपने ग्रैंडपा के पास रहूँगी और फिर आऊँगी और तुमसे बात करूँगी। ग्रैंडमा भी अभी जो को यहाँ से जाने के लिए इंसिस्ट करती है, तो वो मान जाता है और फिर घर आकर वो लिंची को मैसेज वगैरह कर रहा होता है पर वो कोई उसे खास रिप्लाई नहीं दे रही होती है। फिर फाइनली वो जब 2 दिन बाद घर आती है तो यहाँ पर उसे बात करने के बजाय वो अपनी पैकिंग वगैरह स्टार्ट कर देती है और उसके सारे ज्वेलरी, उसके कार्ड सब उसे रिटर्न कर रही होती है और कह रही होती है कि वो उसे डिवोर्स लेना चाहती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके डैड उसे बार बार ब्लैकमेल करके पैसे लेते रहे और अपने एहसान उसे सुनाते रहे कि उन्होंने उसकी शादी करवाया उसके साथ। कहती कि मैं नहीं चाहती कि मेरे डैड की वजह से तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को परेशानी हो। तो वो कहता है कि ये कोई परेशानी नहीं है, हम इतने पैसे दे सकते हैं। तो भी वो मना कर रही होती है कि लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ, ये मुझे अच्छा फील नहीं होता है। तो वो ज़ोर रोने लग जाता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी फीलिंग्स के बारे में तो लेकिन कुछ सोची ही नहीं, मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लेना चाहता हूँ। वो यहाँ पर रोने लग जाता है और उसे मना रहा होता है कि प्लीज़ मुझसे डिवोर्स मत लो, पर फिर भी लिंची मान नहीं रही होती है। यहाँ पर लिंची के डैड इन लोग के घर के बाहर भी पहुँच जाते हैं और जो को आवाज़ दे रहे होते हैं। जो कह देता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ और वो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हें मैं नहीं छोड़ सकता। वो उसे अपने प्यार का एहसास दिला रहा होता है कि उसने कोई उसे कॉम्प्रोमाइज़ में शादी नहीं की है, बल्कि उससे खुशी से शादी की है शुरू से ही। और वो उससे पूछता है कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो, तो आखिर क्यों तुम ऐसे मुझे छोड़ रही हो। तो फिर वो कहने लगती है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ कि नहीं। पर वो रोते हुए फिर कन्फेस कर लेती है कि उसने उसका हार्ट कैप्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह से वो समझ ही नहीं पा रही है कि वो करना क्या चाहती है। तो यहाँ पर जो फिर उसे मना ही लेता है कि वो बस उससे डिवोर्स ना ले और उसका साथ दे, वो उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, मतलब कि वो दोनों साथ मिलकर सॉल्व करेंगे। तो फिर इतना मनाने पर फिर फाइनली लिंची मान जाती है और फिर लिंची को पता लगता है कि उसकी सिस्टर अब्रॉड से आ गई है, तो वो घर आती है। यहाँ पर फिर जो और उसकी सिस्टर अकेले में बात कर रहे होते हैं और लिंची अंदर घर में आती है तो उसके डैडो से बातें सुनाने लगते हैं कि वो कितनी ख़राब है लेकिन उसकी जगह उसकी सिस्टर कितनी अच्छी है, देखो अब वो जो की हेल्प लेके उनकी मदद कर देगी। जब सिस्टर यहाँ अंदर आती है तो वो डैड को बता देती है कि उसने जो के साथ एक डील फाइनल करी है जिसमें ये है कि वो कंपनी को 50% उसके नाम पे करेंगे और 50% लिंची के नाम पे करेंगे। इस तरीके से अगर दोनों की ही 50-50 कंपनी होगी, इसलिए ही वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। तो वो इस बात के लिए मना करने लगते हैं। तो यहाँ पर फिर लिंची की सिस्टर कह देती है कि फिर जो ने मना कर दिया है, फिर आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, अब आपको एक ही चीज़ चुननी है। तो फिर यहाँ पर डैड गुस्से में साइन कर देते हैं कि उन्हें कंपनी बचानी है। फिर इन सब के बाद लिंची की सिस्टर उसे माफ़ी मांगती है कि वो अचानक से अब्रॉड चली गई थी और उसे फोर्सली शादी करनी पड़ गई। वो बताती है कि वो तो कभी जो के साथ शादी करना ही नहीं चाहती थी, इसीलिए वो चली गई थी। वो और जो तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे इस वजह से। तो लिंची को काफ़ी चीज़ें सरप्राइजिंग लगती है। फिर यहाँ पर वो काफ़ी आज़ाद हो गई होती है अपने डैड से छुटकारा पाके। तो जब वो जो के साथ घर पे जा रही होती है तो वो अपनी फ्रीडम के लिए बहुत खुश होती है और जो से कहने लगती है कि मुझे अब तुमसे कुछ कहना है, और फिर वो उसे आई लव यू बोल देती है। तो जो भी उसे आई लव यू कह रहा है और दोनों ही फिर किस करते हैं। और फिर जो लिंची को वापस एक ग्रैंड वेडिंग के लिए पूछता है
तो फिर वो मान जाती है और फिर फाइनली दोनों की एक ग्रैंड वेडिंग सेरेमनी होती है। वेडिंग के नेक्स्ट मॉर्निंग जोया कंपनी के काम कर रहा होता है, तभी लिंची उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि मैं यहीं पे ही बैठती हूँ, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगी। और फिर वो तो यहाँ उसे टच करने लग जाती है और उसे सेड्यूस कर रही होती है। तो फिर वो अपना काम छोड़कर उसे किस करने लगता है। फिर जब वो पानी पीने जाता है तो लिंची वापस आकर उसे हक कर रही होती है और उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुमने शुरू से ही मुझसे शादी करने के लिए कैसे डिसाइड करे थे। बताता है कि असल में वो उसकी सिस्टर के साथ शादी तोड़ने ही वाला था, लेकिन फिर उसे पता लगा उसकी जगह उसकी छोटी बहन अब उससे शादी करेगी क्योंकि उसके मॉम डैड फोर्सली उसकी शादी करवा रहे। तभी वो फिर ब्लाइंड डेट पर उसे मिलने गया था और जब उसने उसे पहली बार देखा था तब भी से उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। और लिंची की जो बातें थी वो उसे बहुत ज़्यादा इनोसेंट लगी थी कि वो उसके बारे में सब कुछ जानते हुए भी कोई उससे शादी करने के लिए पीछे नहीं पड़ी थी। तो उसने तुरंत ही फिर उससे शादी करने के लिए डिसाइड कर लिया था। वो उसे ऐसे स्टोरी बता देता है तो लिंची बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और सोचती है कि उसकी ये अरेंज मैरिज से शुरू हुई वेडिंग इतनी ज़्यादा पैशनेट और लविंग हो जाएगी उसने कभी नहीं सोची थी। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।